हेलो मित्रों, नमस्कार। देव एग्जाम स्टडीज चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो बाल विकास के सिद्धांत, जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम दिसंबर जनवरी की जो अभी चल रहे हैं शिफ्ट बाई शिफ्ट, यहाँ से आपकी शिफ्ट में 100% क्वेश्चन बाल विकास से जितने क्वेश्चन बनेंगे वो आपको यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा ज़रूर देखें तो हर चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो हमें स्टार्ट करते हैं बाल विकास के सिद्धांत। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को, देव एग्जाम स्टडीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये हमारा चैनल है देव एग्जाम स्टडीज, इसे आप सब्सक्राइब कर लें। इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आपको सारी वीडियो हमारी मिल जाएंगी। ठीक है ना। तो हम बात करते हैं बाल विकास के सिद्धांत से। लेकिन आपको कोई भी नोट्स कहीं भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इतने सारे यूट्यूब पे नोट्स दे रहे हैं, पैसे दो, है ना, और नोट्स खरीदो। खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप जुड़ जाइएगा देव एग्जाम स्टडीज चैनल पर। आपको नोट्स के माध्यम से ये क्लास दी जा रही है, लेकिन स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखें। जैसे जिस हिसाब से नोट्स के माध्यम से ये क्लास दी जा रही है ना, उनको आप ऐसे नोट भी करते जाइएगा। लेकिन अभी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं सीटेट के 2022 व 23 के, तो आपकी शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाने वाले हैं। तो हम बात करते हैं आपसे बाल विकास के सिद्धांत पे। जैसे आप समझ लीजिएगा कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक कौन है। यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जनक कौन है हमारे, वो हमारे यहाँ सिगमंड फ्रायड हैं। मनोविश्लेषणात्मक की बात की जाए तो आप समझ जाना यहाँ पर ये सिगमंड फ्रायड की बात हो रही है कि किसकी, सिगमंड फ्रायड। अब यहाँ पर ये समझें आप, मनोविश्लेषणात्मक की बात हो गई। अब नेक्स्ट हमारा है मनोलैंगिक विकास सिद्धांत। जो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत है ये किसने दिया। यहाँ पर मनोलैंगिक की बात आ जाए, यहाँ पर विश्लेषणात्मक की बात आ जाए, या मनोलैंगिक की बात आ जाए, तो आप ये समझ जाएं कि हमारे सिगमंड फ्रायड ही हैं। इसके जनक कौन है, हमारे सिगमंड फ्रायड है, चाहे मनोविश्लेषणात्मक हो चाहे मनोलैंगिक हो। ठीक है ना। अब यहाँ पर समझें आप थर्ड पे कि मनोसामाजिक सिद्धांत। जहाँ पर अब सामाजिक की बात आ गई तो मनोसामाजिक सिद्धांत ये किसने दिया, ये हमारे एरिक्सन महोदय थे। इन्होंने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था। क्या दिया था, मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन ने दिया था। यहीं पर समझें संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसी तरीके से पूछ लिया जाए तो ये जीन्स पियाजे हैं। जीन्स पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है ना, खुद के बच्चों पर प्रयोग किया था इन्होंने, जीन्स पियाजे ने। और संज्ञानात्मक विकास पूछ लिया जाए या ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पूछा जाए तो भी हमारे जीन्स पियाजे होंगे। और मनोसामाजिक की बात आ जाए तो हमारे एरिक्सन महोदय हुए। अब नेक्स्ट बात करते हैं संज्ञानात्मक। यहाँ पर लिख लीजिएगा सामाजिक। सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, सामाजिक विकास का। अब मनोसामाजिक, जहाँ मनो की बात जुड़ जाए तो एरिक्सन महोदय हो जाएंगे। जहाँ केवल सामाजिक विकास का सिद्धांत की बात की जाए तो हमारे वाइगोत्स्की हैं। कौन से हैं, हमारे वाइगोत्स्की हैं। और नेक्स्ट है नैतिक विकास का सिद्धांत। अब यहाँ पर सभी चीज़ें बदली हुई कुछ कुछ लग रही होंगी। जैसे मनोविश्लेषणात्मक अलग दिख रहा होगा, मनोलैंगिक अलग है। जहाँ पर मनोलैंगिक और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया जाए तो ये समझ लेना आप सिगमंड फ्रायड हैं। और मनोसामाजिक की बात की जाए तो एरिक्सन महोदय हुए। और संज्ञानात्मक विकास या ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हमारे जीन्स पियाजे ने दिया था। और इसी प्रकार समझें कि सामाजिक विकास का सिद्धांत हमारे किसने दिया था, वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की हमेशा सामाजिक पर इन्होंने ही बात कही है, बहुत सारी इन्हें डिटेल लिखी है किस पे, सामाजिक पे, समाज पे। तो नेक्स्ट है हमारा नैतिक विकास का सिद्धांत। अब यहाँ पर नैतिकता की बात आ जाती है। जहाँ नैतिकता की बात आ जाती है तो हमेशा आप समझ रहे हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग हैं, ये हमारे नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला है कि नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था। भाषा विकास का सिद्धांत हमारे नॉन चॉम्स्की थे। अब भाषा विकास के सिद्धांत के, जैसे भाषा पर कोई भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए, भाषा की बात जहाँ पर आ जाए तो आप समझ जाना ये हमारे कौन है, नॉन चॉम्स्की हैं। नॉन चॉम्स्की ने हमारे भाषा विकास के सिद्धांत पर बल दिया था।
देखो मैंने नोट में कुछ लिख रखा है। इस प्रवर्तक सिगमंड फ्राइड ये कहाँ के थे? ये ऊपर दिया गया था कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्राइड है। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? ये सिगमंड फ्राइड ने दिया था। अब ये सिगमंड फ्राइड है, ये हैं कहाँ के? कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि सिगमंड फ्राइड हैं, ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये वियना देश है, वहाँ के ही रहने वाले हैं। कौन? हमारे सिगमंड फ्राइड। यहाँ तक ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना? तो ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगी, इसलिए इसको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखना। और हर चीज़ आपको इसमें क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं बाल विकास के सिद्धांत से। तो ये छोटी छोटी वीडियो होगी, ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगी। एग्जाम से पहले आप जरूर देख लेना इनको। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन कहीं से आपको नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि हर बार पूछे जाते हैं, तो वही चीज़ें घुमा घुमा के पूछी जाती हैं, ठीक है ना? तो प्रवर्तक इसके सिगमंड फ्राइड जो प्रवर्तक हैं मनोविश्लेषणात्मक के, तो ये कहाँ के थे? हमारे वियना देश के थे। अब नेक्स्ट हम कहते हैं, बात करते हैं, सिगमंड फ्राइड ने मन की 3 दशाएं बताई हैं। ये चैप्टर हमारा है किस पे? सिगमंड फ्राइड के ऊपर है। सिगमंड फ्राइड जो प्रवर्तक हैं वियना के हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए। अब सिगमंड फ्राइड ने मन की 3 दशाएं बताई हैं। किसकी? जो मन है, मन की कितनी दशाएं बताई हैं? ये 3 दशाएं बताई हैं। कौन कौन सी हैं? एक चेतन मन होता है। कौन सा होता है हमारा? चेतन मन हुआ, जिसका 1/10 भाग होता है। चेतन मन जो मस्तिष्क से जागृति अवस्था होती है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। चेतन मन जो हमारा होता है वो हमारा 1/10 भाग का होता है। कितना होता है? हमारे 1/10 भाग का होता है। कौन सा? हमारे चेतन मन का 1/10 भाग। और मस्तिष्क में जागृति अवस्था होती है। किस में होती है? मस्तिष्क में जागृत अवस्था होती है। ये चीज़ हम आपको बताएंगे। और लेकिन अब हम सिगमंड फ्राइड के जो वियना के रहने वाले हैं, उनको हम एक एक जो दशाएं उन्होंने 3 दी हैं, तो उनके बारे में हम बात करते हैं आपसे। जैसे चेतन मन है जो हमारा, वो 1/10 भाग है। कितना है? 1/10 भाग है। मस्तिष्क में जागृत की अवस्था है। यहाँ पर 1/10 भाग है जो चेतन मन का, ये मस्तिष्क की कैसी है? जागृत अवस्था। 1/10 भाग यहाँ से जरूर पूछ लिया जाता है कि चेतन मन है, कितना भाग है इसका? 1/10। अचेतन मन का जो भाग है वो कितना हमारा होता है? 9/10, 9/10 भाग होता है। तो यहाँ पर इसमें क्या होता है? अचेतन मन में कटु अनुभूतियाँ, दुखद बातों, है ना, तथा दमित इच्छाओं का भंडार, ये चीज़ें आ जाती हैं हमारे अचेतन मन में। अचेतन मन में कैसे आ जाती हैं? जैसे कटु अनुभूतियाँ हो गई, दुखद बातों पता ही होंगी सभी को, या दमित इच्छाओं का भंडार, जो अंदर अंदर चीज़ दमित कर लेते हैं, इच्छा को नहीं ओपन करते हैं ना, वो चीज़ दमित इच्छाओं का भंडार, ये हमारे किस में आ जाता है? ये हमारे अचेतन मन में आ जाता है। और चेतन मन में क्या आ जाता है? हमारे 1/10 भाग में मस्तिष्क में जागृत अवस्था। जो कोई भी किसी की मतलब मस्तिष्क में कोई माइंड में कोई भी बात आ जाती है ना, वो हम ओपन कर देते हैं ना, बता देते हैं, वही हमारा क्या होता है? ये हमारा चेतन मन होता है, जो 1/10 भाग जिसका होता है। अब लास्ट है हमारा अचेतन मन। अचेतन मन हो गया। और चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। अब अर्धचेतन की बात करते हैं। चेतन वह अचेतन के बीच की अवस्था, याद मतलब कोई, ये जो अवस्था है अचेतन मन, ये हमारा कैसा है? ये हमारे जो चेतन और अचेतन मन की जो बीच की अवस्था जो होती है, जैसे कोई भी चीज़ हुआ, एक स्टार्टिंग में, एक लास्ट में, तो बीच में भी तो कुछ होगा ना। तो अर्धचेतन क्या होता? आधा। तो आधा कहाँ हुआ? बीच में। तो बीच जो अर्धचेतन की बात यहाँ पर हुई है, चेतन व अचेतन के बीच की जो अवस्था होती है वही हमारी अर्धचेतन होता है। इसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं? याद की हुई बातें या बातों को अचानक भूल जाना। जैसे याद की मत आपने ये चीज़ समझ लो, यहाँ पे आपने ये याद कर लिया कि सिगमंड फ्राइड हमारे मनोविश्लेषणात्मक के सिद्धांत हैं, और मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत कौन है? हमारे सिगमंड फ्राइड है। तो ये चीज़ आप भूल गए हो, याद तो कर लिया लेकिन भूल गए हो अचानक। जैसे अर्धचेतन, भूल जाते हो, कुछ याद करते, कुछ रह जाती बातें, कुछ भूल जाते। तो याद की हुई बातों अचानक भूल जाना, अटक जाना, है ना, लड़खड़ाना, हकलाना, ये क्या होता है? ये हमारा अर्धचेतन मन होता है। अर्धचेतन मन की सबसे बड़ी यही पहचान है कि अर्ध मतलब आप भूल जाना, अचानक कोई चीज़ अटक जाना, लड़खड़ाना, कुछ भी होना, मतलब वो अर्धचेतन में आ जाता है। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि चेतन मन का जो भाग हमारा होता है वो 1/10 भाग होता है, 1/10 होता है। अचेतन मन का जो भाग होता है वो हमारा 9/10 भाग होता है। यहाँ तक ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब मैं बात करते हैं आपसे नंबर 2। नंबर 1 बात हो गई चेतन, अचेतन और अर्धचेतन की। अब नंबर बात करते हैं हम आपसे नंबर 2। अब मैं बात करती हूँ आपसे नंबर 2। नंबर 2 में क्या है
कि सिगमंड फ्रायड ये हैं जो सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व संरचना की दृष्टि से 3 अवस्थाएं बताई हैं, कि इन्होंने जो दशाएं बताई थी सिगमंड फ्रायड ने, वो बताई थी कितनी, 3 दशाएं बताई थी, जो चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। ठीक है ना। अब बात करते थे हम, सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व संरचना की दृष्टि से जो 3 अवस्थाएं बताई हैं, वो अवस्थाएं बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। कहाँ से ये जो अवस्थाएं हैं, है ना, किसकी ये 3 संरचना की अवस्थाएं, ये व्यक्तित्व की संरचना की 3 अवस्थाएं हैं, किसने, सिगमंड फ्रायड ने जो बताई हैं, वो हमारी कौन कौन सी हैं। एक हमारी होती इड, इड क्या, इदम होती है, इड कहते हैं इदम को। ईगो, ईगो हमारी अहम है, और सुपर ईगो हमारी परम अहम है। सुपर ईगो परम अहम हो गया, और ईगो हमारा अहम हो गया, इड हो गया इदम। अब ये समझे, हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा है क्या, इड। इड क्या है हमारा, इदम। इदम है तो हम फर्स्ट बात इड की करते हैं, इदम की बात करते हैं, तो इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जामिनर आपको बहुत घुमाता है। देखते हैं कि सुखवादी सिद्धांत, यहाँ पर पूछ दिया जाएगा जो सुखवादी सिद्धांत है वो मतलब कौन सी अवस्था से है, सिगमंड फ्रायड के कौन सी अवस्था से है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, हमारी जो इड है ना, इदम, यहाँ से इड वाली अवस्था से हमारी सुखवादी सिद्धांत है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इच्छाओं का भंडार, इच्छाओं का भंडार गृह जो है वो भी हमारे इड इदम में आ जाता है। अचेतन मन में संबंध, अचेतन मन से जो संबंध है वो भी हमारा इड में आ जाता है। ठीक है, अचेतन मन से संबंध। अनैतिक व अपराध कार्य, अनैतिक व अपराध कार्य है, ये भी हमारे किस में आ जाता है, ये हमारे इड में आ जाता है। कुसमायोजन के लिए जिम्मेदार, कुसमायोजन, जैसे कुछ एक समायोजन से ही होता है, लेकिन कुसमायोजन के लिए जो जिम्मेदार है ये भी किस में आ जाता है, हमारा ये इड में आ जाता है। किस में, इड या इदम में आ जाता है। तो ये चीज़ आप, ये पॉइंट को आप ध्यान रखना। इसीलिए शॉर्ट वाला ये नोट्स है, आपको एग्जाम से पहले जरूर देख लेना है इनको, जिससे आपको कहीं भी देखने, कुछ भी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एग्जाम में देखते ही आपको पता लग जाएगा इसका आंसर ये है, तुरंत आप टिक लगा दोगे। ठीक है ना। तो ये आपको इड या इदम के बारे में पता हो गया, मुझे उम्मीद है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ईगो। तो आपको फर्स्ट पॉइंट पता हो गया होगा इड या इदम के बारे में। तो अब बात सेकंड पॉइंट की हम करते हैं, ईगो। ईगो क्या होता है, हमारा अहम होता है। जो अहम है इसमें कौन कौन से हमारे कौन कौन सी चीज़ आती हैं, क्या बातें, कौन सी बातें आ जाती हैं हमारे ईगो व अहम में। तो इड वाले में पता हो गया आपको। अब बात करते हैं ईगो अहम। वास्तविक सिद्धांत, उसमें कौन, तो सुखवादी सिद्धांत की बात हुई थी इड में, ध्यान रखना होगा आपको। इसमें वास्तविक सिद्धांत की जहाँ बात हो जाती है तो समझ लेना आप ईगो अहम की बात हो रही है। चेतन मन से संबंध, जो चेतन मन से संबंध है वो किस में आ जाता है, हमारा ईगो अहम में आ जाता है, चेतन मन से संबंध। समायोजन की अवस्था, ये भी हमारा ईगो या अहम में आ जाता है। और संतुलन की अवस्था, ये भी हमारा किस में आ जाती है, ईगो अहम में आ जाती है हमारी, कौन सी, संतुलन की अवस्था। व्यक्तित्व व कार्यपालक, जो व्यक्तित्व व कार्यपालक जो है वो भी हमारा ईगो अहम में आ जाता है। ये चीज़ आप पॉइंट बाय पॉइंट जरूर देख लेना एग्जाम से पहले। बार बार मैं यही बात आपसे कहती हूँ कि इनको जरूर देख लेना। अगर अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना बेटा, तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसको मत भूलें, जिससे आपको मेरी हर वीडियो आपको मिल जाए। एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार हमारे देव एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी मेरी। इसे आप जरूर कर लें, इसको करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसे नहीं करोगे तो हमारी सारी वीडियो आपको मिल नहीं पाएंगी, तो इसलिए आप सब्सक्राइब इसे कर लीजिएगा, आपको सारी वीडियो हमारी मिल जाएंगी। और वो भी सारी वीडियो हमारी नोट्स के माध्यम से होंगी, आपको कहीं भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये बात मैं आपसे बार बार कहती हूँ, कहीं भी एक रुपया मत दीजिएगा, कहीं भी मत दो, लेकिन हमारे देव एग्जाम स्टडी चैनल पर आप जुड़ जाइएगा। हर चीज़ वहाँ बेस्ट मिलेगी, सबसे अच्छी मिलेगी, यूट्यूब पर ऐसी कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। जो आपके शिफ्ट में क्वेश्चन भर भर से यहाँ से पूछे जाने वाले हैं, तो इसलिए आप यहाँ से ज़रूर ये देव एग्जाम स्टडी चैनल पर जुड़ जाइएगा और यहाँ से आप हर वीडियो देखिएगा, देखना आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं हम सुपर ईगो की। अहम मतलब अहम की बात हो गई हमारी ईगो की। अब बात करते हैं हम सुपर ईगो। अब हमारे जो अवस्थाएं हैं वो कितनी बताई थी सिगमंड फ्रायड ने, ये हमारी 3 बताई थी। 3 अवस्थाएं ध्यान रखना है आपको। इड अदम होता है, इदम, और ईगो हमारा अहम होता है, सुपर ईगो हमारा परम अहम होता है। अब सुपर ईगो में परम अहम में क्या होता है, लेकिन आप इंग्लिश में ध्यान रखना तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। सुपर ईगो है ना, हिंदी में भूल सकते हो परम अहम। तो बात करते हैं हम सुपर ईगो की। तो कार्य आदर्शवादी सिद्धांत,
है ना। आदर्शवादी सिद्धांत जो होता है वो हमारा किस में आता है, सुपर ईगो में होता है। सुपर ईगो सबसे अच्छा होता है। कैसा होता है आदर्शवादी सिद्धांत, सुखवादी सिद्धांत किस में आया था, उसमें आया था, इड में आया था। और वास्तविक सिद्धांत किस में आया था, हमारा ईगो में आया था। और यहाँ पर आदर्शवादी सिद्धांत ये हमारा सुपर ईगो में आया है। और आध्यात्मिक की ओर रुझान, आध्यात्मिकता की ओर जो रुझान पैदा होती है, आध्यात्मिकता की ओर पूजा पाठ करना, है ना, ये चीज़ें आ जाती हैं तो समझ जाना ये सुपर ईगो की बात हो रही है, हमारी परम अहम की बात हो रही है यहाँ पर। नैतिक व आदर्शवादी बातें, जैसे नैतिकता की कोई बातें करता है ना, आदर्शवादी बातें करते हैं ना कोई भी लोग, तो ये किस में आ जाते हैं, ये हमारे सुपर ईगो में आ जाते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा इसमें, आदर्शों की अधिकता व्यक्ति को कुसमायोजित कर सकती है। आदर्शों की जो अधिकता है, सबसे ज़्यादा आदर्श इसमें लोग दिखते हैं ना, तो अधिकता है व्यक्ति को क्या कर देती है, कुसमायोजित कर सकती है। क्योंकि ज़्यादा आदर्श की बातें करेंगे तो लोग क्या कर देंगे, कुसमायोजित कर सकते हैं। तो आपको यहाँ तक ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मुझे उम्मीद है कि सुपर ईगो आपको पता हो गया, ईगो आपको पता हो गया, इदम आपको पता होगा, इड, है ना। अब बात करते हैं हम थर्ड पे। थर्ड पॉइंट हमारा कौन सा है, सिगमंड फ्रायड ने दो मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। सिगमंड फ्रायड ने कितनी बताई हैं, दो मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। वो हमारी कौन कौन सी हैं उनके बारे में बात करते हैं। जो अवस्थाएं थीं सिगमंड फ्रायड ने जो बताई हैं, संरचना के आधार पर जो अवस्थाएं दी हैं वो 3 दी हैं, इड, अहम और परम अहम। इड, ईगो और सुपर ईगो की बात हुई है कहाँ पर, सिगमंड फ्रायड ने कही है। तो अब जो हमारा 2 पॉइंट हुआ था, अब हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो हमारा कौन सा है, थर्ड नंबर। सिगमंड फ्रायड ने कितनी प्रवृत्तियां बताई हैं, 2 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। वो कौन कौन सी हैं हमारी, जीवन मूल प्रवृत्ति या मृत्यु मूल प्रवृत्ति। जीवन मूल प्रवृत्ति को हम जिजीविषा बोलते हैं और मृत्यु मूल प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं, मुमूर्षा बोलते हैं। ये चीज़ शायद आपको पता होगी, कोई बात नहीं पता है तो नहीं पता है तो जान लीजिएगा। जीवन मूल प्रवृत्ति को हम जिजीविषा कहते हैं और मृत्यु मूल प्रवृत्ति को हम मुमूर्षा कहते हैं, है ना। यहाँ तक ये चीज़ें पता हुई हमारी कौन सी, 2 मूल प्रवृत्तियाँ किसने दी हैं, सिगमंड फ्रायड ने। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर में क्या होता है, स्वमोह। एक स्वमोह जो अपने से मोह करते हैं, स्वमोह क्या होता है, जो अपने से मोह करते हैं, इसको हम कहते हैं नार्सिज्म। स्वमोह को और दूसरे शब्द में क्या बोलते हैं, नार्सिज्म, है ना। अपने आप में मस्त रहने वाला तथा अपने आप से प्रेम करने की क्रिया को नार्सिज्म कहते हैं। अब ये आप समझ जाएं, बहुत बार एग्जाम में ये चीज़ पूछी गई है, स्वमोह तो और लोग समझ जाएंगे, स्व मीन्स अपने और मोह मीन्स जानते ही हो, जो खुद से अपने आप ही से प्यार करे, मोह करे, प्रेम करे, है ना, वो स्वमोह तो समझ जाएंगे। लेकिन आप नार्सिज्म जो शब्द ये दिया गया है इसको आप ध्यान रखना, स्वमोह ही नार्सिज्म है ना। वो क्या होता है, अपने आप में मस्त रहने वाला तथा अपने आप से प्रेम करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, नार्सिज्म कहते हैं। ये हमारा हुआ है 4 पॉइंट कंप्लीट। ये चीज़ आपको समझ में आ गई है, नार्सिज्म क्या होता है, स्वमोह क्या होता है, ये एक ही चीज़ होती है। और 5 पॉइंट है हमारा ओडिपस व इलेक्ट्रा ग्रंथि। अब ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि के बारे में हम समझते हैं। तो आपको स्वमोह या नार्सिज्म कोई बात आपको पता होगी कि स्वमोह और नार्सिज्म एक ही चीज़ होती है। जो स्वयं अपने आप से जो प्रेम करता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, स्वमोह या नार्सिज्म कहते हैं। अब बात हम करते हैं 5 पॉइंट पे। 5 पॉइंट पे क्या है हमारा, जो ग्रंथि होती है उसकी बात करते हैं। एक ओडिपस ग्रंथि, एक इलेक्ट्रा ग्रंथि होती है ना, तो ये हर किसी में पाई जाती है। तो ओडिपस ग्रंथि व इलेक्ट्रा ग्रंथि क्या होती है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं आपसे। सिगमंड फ्रायड के अनुसार क्या होता है कि सिगमंड फ्रायड के अनुसार लड़कों में ओडिपस ग्रंथ होने के कारण अपनी माँ से अधिक प्रेम करते हैं। ये आप समझ जाएं, सबसे नंबर 1 पॉइंट पे ये चीज़ मैंने बॉक्स में लिख रखी है। ओडिपस लड़का माँ को प्यार करता है। ओडिपस ग्रंथ में क्या होता है, लड़का माँ को प्यार करता है। इलेक्ट्रा ग्रंथ में क्या होता है, लड़की अपने पिता से प्यार करती है। ये अक्सर बेटा होता है, ये चीज़ आपको सभी को पता होगी कि ओडिपस ग्रंथि है, ये लड़का है, लड़का अपने, अगर आप लोग सुन रहे होंगे कि लड़का है, और ये चीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा कि जो लड़का है वो अपनी माँ से प्यार करते हैं, ये सभी को पता होगा। और लड़कियां हैं वो हमेशा अपनी पिता को प्यार करेंगी, अपने पिता को प्यार लड़कियां करती हैं और लड़का हमेशा अपनी माँ को प्यार करते हैं। ये किसने ये बात कही थी, ये सिगमंड फ्रायड के अनुसार है कि लड़कों में ओडिपस ग्रंथि
जो ओडिफस ग्रंथि होती है ये किस में पाई जाती है? लड़कों में पाई जाती है। ओडिफस ग्रंथि होने के कारण वे अपनी माँ से अधिक प्रेम करते हैं तथा लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि होने के कारण, कौन सी? इलेक्ट्रा ग्रंथि होने के कारण अपने पिता से अधिक प्रेम करती हैं। ये चीज़ आप यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया सीटेट के एग्जाम में और आपकी शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना, ओडिपस ग्रंथ और इलेक्ट्रा ग्रंथि। अब बात करते हैं हम लिबिडो। लिबिडो हमारा 6 पॉइंट है, हमारा लिबिडो। लिबिडो क्या होता है? सिगमंड फ्रायड ने काम प्रवृत्ति को लिबिडो कहा है। अब ये समझ लो, आपको लिबिडो शब्द आ जाएगा तो आपको ये चीज़ नहीं पता होगी। तो अब मैं बात करती हूँ आपसे लिबिडो के बारे में। लिबिडो क्या होता है? लिबिडो में सिगमंड फ्रायड ने काम प्रवृत्ति को लिबिडो कहा है। किसको? काम प्रवृत्ति को लिबिडो कहा है। किसने कहा था? हमारे सिगमंड फ्रायड ने। उनके अनुसार, किसके अनुसार? तो यहाँ तक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि ओडिपस ग्रंथ और इलेक्ट्रा ग्रंथ के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। तो बात हमारी हो रही थी आपसे लिबिडो के बारे में। तो लिबिडो क्या होता है? लिबिडो, सिगमंड फ्रायड ने काम प्रवृत्ति को लिबिडो कहा है। किसको कहा है? काम प्रवृत्ति को। जो हम लोग काम करते हैं, वर्क करते हैं, कार्य करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? लिबिडो। ये कई बार एग्जामों में पूछा गया था कि लिबिडो, ये जो लिबिडो शब्द है ये क्या है? ये आप अचानक सुनोगे, लिबिडो नहीं सुना होगा ना। तो ये चीज़ ध्यान देना सभी लोग कि लिबिडो को हम सिगमंड फ्रायड ने काम प्रवृत्ति को लिबिडो कहा है। तो किसके अनुसार बात हो रही है? ये हमारे सिगमंड फ्रायड के अनुसार बात हो रही है। यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। क्या स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है? लिबिडो जो है, जो काम प्रवृत्ति होती है, यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। और यदि इस प्रवृत्ति का दमन करने की कोशिश की जाती है, इस प्रवृत्ति जो दमन करने की कोशिश की जाती है, तो व्यक्ति कुसमायोजित क्या हो जाता है? कुसमायोजित हो जाता है। तो इसमें ये बात आपको समझ में आ गई होगी किसकी? लिबिडो के बारे कि ये क्या होता है? स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है अपने आप से। तो इस प्रवृत्ति को दमन करने की कोशिश किया तो व्यक्ति कैसा हो जाता है? कुसमायोजित हो जाएगा। ये तो कॉमन सी बात है, आपको सभी को पता होना चाहिए। और नहीं पता इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा, बता भी रही हूँ। तो ये हमने नोट में कुछ देख रखा है, मैंने कोई चीज़ नोट में लिख रखी है तो उसको आप देखें। जैसे मनोविश्लेषणात्मक की बात जहाँ की जाए, मनोविश्लेषणात्मक, मनोलैंगिक, तो हमारे कौन हुए? सिगमंड फ्रायड हुए। इसके प्रवर्तक कौन? हमारे सिगमंड फ्रायड है। जनक, प्रवर्तक कुछ भी पूछ लिया जाए तो आप समझ लें सिगमंड फ्रायड है। जहाँ केवल विश्लेषणात्मक सिद्धांत की बात की जाए तो आप समझ जाना, विश्लेषणात्मक सिद्धांत की बात की जाए तो आप समझ जाना ये हमारे जुंग महोदय हैं। ये विश्लेषणात्मक सिद्धांत पर इन्होंने बल दिया था, ओनली विश्लेषणात्मक। अगर मनो लग जाएगा तो आप समझ जाना सिगमंड फ्रायड है। मनोलैंगिक लग जाए तो भी सिगमंड फ्रायड हुए। और अगर केवल विश्लेषणात्मक सिद्धांत है तो हमारे जुंग महोदय हैं। ये चीज़ सभी लोग ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। तो इस चीज़ का सभी लोग ध्यान रखेंगे कि विश्लेषणात्मक सिद्धांत क्या होता है, मनो विश्लेषणात्मक क्या होता है, मनोलैंगिक क्या होता है, मनोसामाजिक कौन होते हैं। केवल सामाजिक की बात की जाती है तो हमारे वाइगोत्स्की हुए, है ना। और मनोसामाजिक, जहाँ मनो शब्द जुड़ जाता है तो आप समझ लीजिए एरिक्सन महोदय हुए, है ना। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। देव एग्जाम स्टडीज ये हमारा चैनल है, इसको आप जरूर सब्सक्राइब करिए जिससे हम आपको हमारी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। थैंक यू वॉचिंग, लव यू गाइज। आपके साथ में इंदिरा मैडम।